गिफ्ट बॉक्स में अपने छोटे भाई विकी का कटा हुआ सर देखकर अंजलि पार्टी हॉल की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही वो पार्टी हॉल में आई तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। पूरा हॉल खाली था। अंजलि की सांसें तेज रफ्तार से चल रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। भर आए गले से उसने देव को पुकारा। देव, देव। पार्टी हॉल में कोई नहीं था, लेकिन तभी अंजलि के कानों में एक आवाज पड़ी। मार दिया मैंने उसे। वो चीखता रहा, बचाओ दीदी, बचाओ। कौन हो तुम? सामने आओ, आओ, सामने आओ। आऊंगी, सामने भी आऊंगी, लेकिन तुझे तेरी सही जगह पहुंचाने के बाद। अंजलि कुछ कहते कि तभी उसने देव की आवाज सुनी। देव हंसते हुए किसी से बात कर रहा था। यू आर सो फनी यार, आई मिस्ड यू सो मच। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा। देव नैना के साथ स्टेज पर था। अचानक ही एक स्लो म्यूजिक स्टार्ट हुआ। देव और नैना एक दूसरे के करीब आकर डांस करने लगे। दोनों को साथ में देखकर अंजलि को बुरा लगा। देव, ये क्या कर रहे हो तुम? अंजलि चिढ़ते हुए बोली। देव ने अंजलि की बात का जवाब देना तो दूर, उसकी तरफ देखा भी नहीं। देव! इस बार अंजलि ने गुस्से में देव का नाम लिया। तभी नैना ने अपने हाथ हवा में उठाए और हॉल में चल रहा म्यूजिक एकदम से बंद हो गया। क्या हुआ? म्यूजिक क्यों बंद किया? देव ने पूछा। नैना कुछ नहीं बोली। देव को स्टेज पर छोड़कर वो अंजलि के पास आई और धीरे से बोली। चिल्लाओ मत, यहाँ कोई तुम्हें नहीं सुनने वाला। और मैं अपने देव के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, वो भी बिल्कुल अकेले। तो तुम जा सकती हो यहाँ से। अपने देव के साथ? तुम बोल क्या रही हो नैना? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग तो ठीक है, तुम अपना सोचो। नैना ने कहा और मुस्कुराने लगी। तभी देव स्टेज से नीचे उतरा और नैना के पास आकर बोला, तुम क्यों इस पागल के मुंह लग रही हो? चलो ना, डांस करते हैं। देव ने कहा और नैना का हाथ पकड़कर वापस स्टेज की तरफ जाने लगा। तभी अंजलि ने आगे बढ़कर देव का हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। देव, देव, मेरी बात सुनो। बाहर एक बॉक्स में तुम मेरे साथ चलो। अंजलि ने भर आए गले से कहा। देव पर अंजलि की किसी बात का असर नहीं हुआ। वो गुस्से में बोला, हाथ छोड़ो मेरा, तंग आ चुका हूं तुमसे मैं। पागल हो तुम, सुना तुमने? पागल हो तुम, पागल। ऐसे क्यों बोल रहे हो देव? मैं पागल नहीं हूं। तुम पागल हो, देव ने गुस्से में कहा और अंजलि को धक्का दे दिया। अंजलि फर्श पर जाकर गिरी। उसे समझ नहीं आया कि देव उससे ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। देव के इस रवैये के चलते अंजलि को रोना आ गया। तभी उसने मुड़कर देखा, लेकिन अब देव और नैना पार्टी हॉल में नहीं थे। ये सब हो क्या रहा है? अंजलि ने खुद से ही कहा। तभी उसकी नजर हॉल में लगी सेंटर टेबल पर पड़ी, जहां कुछ देर पहले केक काटा गया था। केक की जगह वहां अब गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। अंजलि ने हैरानी से गिफ्ट बॉक्स को देखा। ये बॉक्स यहाँ कैसे आया? ये कहते हुए अंजलि फौरन ही उठी और टेबल के पास आ गई। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फिर से गिफ्ट बॉक्स के अंदर देख सके कि तभी अंजलि को अपने छोटे भाई विकी की आवाज आई। डरा हुआ विकी तेज आवाज में बोल रहा था, बचाओ दीदी, बचाओ दीदी। विकी की आवाज उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर से आई थी। अंजलि ने फौरन ही बॉक्स के अंदर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विकी उस बॉक्स के अंदर था और किसी से बचकर भाग रहा था। अचानक ही पार्टी हॉल की लाइट्स चली गई। अब चारों तरफ अंधेरा था। विकी फिर से चीखते हुए बोला, दीदी कहाँ हो आप? दीदी, दीदी बचा लो मुझे, ये मार देगी मुझे। हाँ विकी, विकी कहाँ है तू? तू ठीक तो है? इतना कहते हुए अंजलि ने अंधेरे में यहाँ वहां देखा कि तभी उसे एहसास हुआ कि वो अब पार्टी हॉल में नहीं, अपने घर में है। विकी ने फिर अंजलि को पुकारा। इस बार आवाज छत से आई थी। अंजलि दौड़ते हुए छत पर आई। उसका छोटा भाई विकी एक कोने में छुपकर बैठा हुआ था।
अंजलि को देखते ही वो उठा और आकर उसके गले लग गया। दीदी कहाँ थी आप? मैं कब से आपको आवाज दे रहा था, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो मारना चाहती है मुझे। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुझे, डर मत। और कौन मारना चाहती है तुझे? अंजलि ने पूछा। वो छत के दूसरे कोने की तरफ हाथ से इशारा करते हुए विकी ने कहा। अंजलि ने मुड़कर देखा, उसके ठीक सामने नैना खड़ी थी। अंजलि ने हैरानी से उसे देखा। नैना, तुम ये सब कर रही हो? अंजलि के सवाल पर नैना मुस्कुराई और अगले ही पल गायब हो गई। नैना। अंजलि ने यहाँ वहां देखते हुए कहा। वहां नहीं, मैं यहाँ हूँ, नैना ने कहा। अंजलि ने मुड़कर देखा। नैना ठीक उसी जगह खड़ी थी जहां अभी विकी था, लेकिन छत पर अब विकी कहीं नहीं था। विकी? हाँ, नैना, कहाँ है विकी? हाँ, विकी। अंजलि ने घबराते हुए कहा। तभी नैना मुस्कुराई और बोली, विकी मर चुका है। क्या तुम्हें याद नहीं? तुमने खुद ही तो खोला था ना वो गिफ्ट बॉक्स। तुम्हें गिफ्ट बॉक्स के बारे में कैसे पता? अंजलि ने हैरानी से कहा। फिर कुछ सोचते हुए वो आगे बोली, मतलब वो गिफ्ट बॉक्स वो तुमने रखा था? हाँ, तो तुमने मारा है मेरे भाई को? क्यों नैना, क्यों? ये सुनते ही नैना आगे आई और उसने अंजलि की गर्दन पकड़ ली। तभी उसके चेहरे का रंग बदल गया। इस बार नैना नहीं, उसके शरीर में मौजूद वृंदा बोली, मारना तो मैं तुझे चाहती हूँ, लेकिन आसान मौत नहीं दूंगी। तू अपनी आंखों के सामने उन सबको मरते हुए देखेगी जिनसे तुझे प्यार है। एक एक करके मारे जाएंगे, सब के सब मरेंगे और तू बस तमाशा देखेगी। तू रोएगी, तड़पेगी, तुझे तड़पता हुआ देखना है, बस यही सजा है तेरी। अंजलि, ये खौफ की रात है और खौफ की ये रात ना तेरे लिए खत्म होगी और ना ही देव के लिए। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वृंदा हंस रही थी और अंजलि बेबस सी खड़ी थी। लेकिन अचानक ही अंजलि के जहन में एक बिजली सी कौंधी। तेज हवा चलने लगी और अंजलि का चेहरे का रंग भी कुछ बदल सा गया। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी। अंजलि सीरियस टोन में बोली, वृंदा, गर्दन छोड़ो हमारी। ये सुनते ही नैना के शरीर में मौजूद वृंदा ने अंजलि के गर्दन से हाथ हटा लिया और वो 4 कदम पीछे हट गई। वृंदा हैरानी से अंजलि को देख रही थी कि तभी अंजलि ने गौर से छत को देखा। फिर नैना की तरफ देखते हुए बोली, विक्रम कहाँ है? वो अभी तो यहीं थे। विक्रम कहाँ है आप? हम आपको लेने आए हैं, विक्रम। अंजलि ने छत पर चारों तरफ देखते हुए कहा। जब विक्रम उसे कहीं नहीं दिखा तो नैना के पास आकर अंजलि गुस्से में बोली, कहाँ है हमारे छोटे भाई? जवाब दो वृंदा, बताओ कहाँ है वो? अगर हमारे भाई को कुछ हुआ ना
तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अंजलि का ये रूप देखकर वृंदा घबरा गई थी, लेकिन फौरन ही उसने खुद को संभाल लिया और मुस्कुराकर बोली, तो तुझे सब याद आ गया? अगर याद आ ही गया है तो वो देख, वो बरगद का पेड़ उसी पर लटकता दिखाई देगा तुझे तेरे छोटे भाई विक्रम का कटा हुआ सर। अपने घर के छत पर खड़ी हुई अंजलि ने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो अतीत की भूली हुई याद एक सच बनकर उसकी आंखों के सामने फिर से आ गई। अब अंजलि अपने घर के छत पर नहीं, अपने हवेली के छत पर थी। उसने 100 साल पहले पहने जाने वाले कपड़े पहने हुए थे। अंजलि के सामने अब नैना नहीं, सिर्फ वृंदा थी, वो भी एकदम ठीक हाल में। उसका चेहरा जला हुआ नहीं था और उसने काले रंग का नहीं, लाल रंग का लिबास पहना हुआ था। अंजलि पूरी तरह से अपने अतीत में आ चुकी थी। इस अतीत में उसका नाम अंजलि नहीं, गीतांजलि था। वहीं अतीत के इस वक्त में वृंदा भी एक आत्मा नहीं है, वो जिंदा है। वृंदा ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए एकदम नॉर्मल आवाज में गीतांजलि से कहा, मेरा यकीन कर गीतांजलि, मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम मेरे लिए भी छोटे भाई जैसा है। मैं भी उसे पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन दाइमा तो कह रही थी कि विक्रम सुबह से तेरे ही साथ था। उन्होंने तुझे और विक्रम को सुबह गुफा वाले मंदिर के पास देखा था। हाँ, लेकिन उसके बाद वो कहीं चला गया था। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने पूछा भी था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ये सुनकर गीतांजलि चुप ही रही। अब उसके पास वृंदा के सामने कहने को कुछ नहीं था। वो बस सच जानने के लिए अपने बचपन की दोस्त वृंदा पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहती थी। लेकिन गीतांजलि के जहन में दाई माँ के कहे शब्द जा ही नहीं रहे थे। गीतांजलि का हाथ पकड़कर दाई माँ ने पूरे यकीन से कहा था, दोस्त नहीं, दुश्मन है वो, दुश्मन। उस वृंदा की आंखें देखी है मैंने। वो एक चुड़ैल है, खा जाएगी, वो तेरे घर को खा जाएगी। निकाल दे, इस हवेली से निकाल दे उसे। उसका साया भी मत पड़ने दे, ना खुद पर और ना ही देवराज पर। क्या सोच रही है तू? क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं? वृंदा ने कहा। वृंदा की आवाज से गीतांजलि का ध्यान टूटा और उसकी नजर वृंदा के पीछे खड़े देवराज पर पड़ी। वृंदा ने भी फौरन ही पीछे पलट कर देखा। क्या खेल खेल रही हो तुम? सुबह से बताया क्यों नहीं कि विक्रम मंदिर से निकलकर जंगल में शिकार के लिए गया था? वृंदा की बाह पकड़ते हुए देवराज ने गुस्से में कहा। यह सुनकर वृंदा हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता वो जंगल में गया है। अगर पता होता तो मैं भला विक्रम को जंगल में क्यों जाने देती? नाटक मत करो वृंदा। देवराज फिर गुस्से में बोले। तभी गीतांजलि ने घबराते हुए कहा, विक्रम जंगल में? आप कुछ करिए देव, वहाँ तो उस पिशाचिनी का साया है। अब चिंता ना करें, हम हैं ना, कुछ नहीं होगा आपके भाई को। हमारे कुछ लोग जंगल पहुंच चुके हैं और हम भी निकल रहे हैं। बेफिक्र रहिए, हम विक्रम को वापस लाकर ही रहेंगे। देवराज ने अपनी पत्नी गीतांजलि से कहा और वो फौरन ही वहां से चले गए। जंगल देवराज के गांव रत्नागिरी से कुछ ही दूरी पर था। पिछले कई सालों से इस जंगल में कोई नहीं आया था। रत्नागिरी के लोगों का मानना है कि जंगल में एक पिशाचनी रहती है जो सर काटकर पेड़ पर लटका देती है और मरने वाले के धड़ से सारा लहू पी जाती है। जंगल में गांव के कई लोगों की मौत इसी तरह से होने के बाद से ही जंगल में जाना वर्जित कर दिया गया था। लेकिन शहर से पढ़कर लौटा विक्रम यह सब नहीं जानता था। कुछ ही देर बाद अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर देवराज जंगल में आ गए थे। देवराज ने आसमान की तरफ देखा। सूरज डूबने में अभी थोड़ा वक्त था। अंधेरा होने से पहले विक्रम को ढूंढना ही होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देवराज ने खुद से ही कहा और घोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन घोड़ा अपने जगह से हिला ही नहीं। तभी एक आवाज देवराज के कानों में पड़ी, चला जा यहाँ से, वरना मारा जाएगा। बाकियों की तरह तू भी
मारा जाएगा। आवाज सुनते ही देवराज समझ गए कि ये जरूर पिशाचिनी है। वो बिना घबराए हुए बोले, कौन किसे मारेगा ये तो वक्त बताएगा। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आ। मैं तो तेरे सामने ही हूँ, तू ही मुझे नहीं देख पा रहा। पिशाचिनी ने कहा कि तभी हवा का एक तेज झोंका आया और देवराज अपने घोड़े से गिर गए। गिरते हुए देवराज का सर एक पत्थर से जा टकराया। देवराज अपना होश खोने लगे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि काले लिबास में एक बूढ़ी औरत उनकी तरफ आ रही है। वो बूढ़ी औरत ही पिशाचिनी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। तभी पिशाचिनी ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। बेहोश होने से ठीक पहले देवराज ने पेड़ की तरफ देखा। उस पेड़ के ठीक ऊपर की तरफ गीतांजलि का भाई विक्रम बंधा हुआ था। तभी पिशाचिनी ने एक छलांग लगाई और पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। फिर विक्रम की तरफ देखकर वो धीरे से बोली, बहुत वक्त से किसी का लहू नहीं पिया था। आज जाके शिकार हाथ आया है। आज मिटाऊंगी अपनी प्यास। मरने के लिए तैयार होना विक्रम बाबू। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पेड़ से बंधे हुए विक्रम का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उस पिशाचिनी की आंखों में विक्रम को अपनी मौत दिख चुकी थी। देवराज जो विक्रम को बचाने के लिए आए थे, सर में चोट लगने से वह पूरी तरह बेहोश थे। विक्रम ने मदद के लिए आवाज लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। वो खुद में तो चीखता रहा, लेकिन उसका एक भी शब्द उसके गले से बाहर नहीं निकला। विक्रम का बेबस चेहरा देखकर वो पिशाचिनी बोली, कितनी भी कोशिश कर लो विक्रम बाबू, लेकिन तुम बोल नहीं पाओगे। ये मेरे काले जादू की माया है। मेरे सामने तुम्हारी हर कोशिश बेकार है, इसलिए कोशिश ही ना करो। बस चुपचाप बैठे रहो एक अच्छे लड़के की तरह, क्योंकि मुझे अब खून पीना है। ये सुनते ही विक्रम फिर जोर से चीखा, लेकिन इस बार भी उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। रत्नागिरी के राजा ठाकुर देवराज सिंह कई घंटों तक जंगल में बेहोश पड़े रहे। जब उन्हें होश आया तो आधी रात हो चुकी थी। आंख खुलते ही देवराज ने उस पेड़ की तरफ देखा जहां बेहोश होने से पहले उन्होंने विक्रम को बंधा हुआ देखा था। देवराज को उस पेड़ पर अब विक्रम नहीं दिखा। तभी देवराज ने पूरा जोर लगाकर विक्रम को पुकारा, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, ये जरूर हुआ कि देवराज की तेज पुकार उन लोगों ने सुन ली और कुछ लोग दौड़ते हुए देवराज के पास आ गए। उनके साथ गीतांजलि भी थी। गीतांजलि को जंगल में देखकर देवराज गुस्से में बोले, हमने आपको यहाँ आने के लिए मना किया था ना, फिर आप क्यों आए यहाँ? यहाँ कितना खतरा है इसका अंदाजा भी है आपको? देवराज का गुस्सा शांत करने के लिए गीतांजलि उसके पास आई और देवराज का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, विक्रम हमारा छोटा भाई है देव, वो सुबह से गायब है। हमें तरह तरह के ख्याल डरा रहे हैं। हमसे हवेली में नहीं रुका गया, और रही बात खतरे की, तो विक्रम और आपकी सलामती के लिए हम तो कोई भी खतरा उठा सकते हैं। हम आपके जज्बात की कद्र करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं रही हैं। यहाँ सच में पिशाचिनी है। हमने अपनी आंखों से देखा था उसे।
वो कोई मामूली पिशाचनी नहीं है, वो बहुत बूढ़ी है, और इसका मतलब तुम अच्छे से जानती हो। गीतांजलि कुछ कहती उससे पहले ही देवराज के करीबी दोस्त अखिल ने कहा, पिशाचिनी जितनी बूढ़ी होती है वो उतनी शक्तिशाली भी होती है। तभी देवराज ने गीतांजलि से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा विक्रम उसी पिशाचनी की कैद में है। देवराज ने जो कहा वो सुनते ही गीतांजलि को धक्का सा लगा और वो घबराते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा विक्रम उस पिशाचनी की कैद में है। देव, कुछ भी कीजिए, लेकिन विक्रम को ढूंढ दीजिए। कहीं उसे कुछ नहीं होगा, उसे भरोसा रखिए हम पर। देवराज ने पूरे यकीन से कहा। फिर आगे आकर वो अपने लोगों से बोले, जंगल का कोना कोना छान मारो, और लोग चाहिए तो गांव से और लोगों को बुला लो, लेकिन कल का सूरज उगने से पहले हमें विक्रम हमारे सामने चाहिए, वो भी सही सलामत। जो हुक्म साहब, सभी ने एक साथ कहा। देवराज के कई लोग और उनका दोस्त अखिल भी फिर से विक्रम की खोज में लग गए। दूसरी तरफ वृंदा हवेली में मिले हुए अपने कमरे में उदास बैठी थी, क्योंकि देवराज ने उस पर शक किया। कुछ सोचते हुए वृंदा बिस्तर से उठी और कमरे के एक दीवार पर लगे बड़े आईने के सामने आकर बैठ गई। आईने में खुद को देखते हुए वृंदा बोली, तूने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। अपने प्यार का झांसा देकर भेज दिया था उस विक्रम को तेरे जंगल में। अब तुझे जो करना है वो कर, लेकिन मेरे देवराज को कुछ नहीं होना चाहिए। वृंदा ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, दीवार में लगे हुए बड़े शीशे में से धुआं निकलने लगा। अचानक ही वो शीशा एक दरवाजे की तरह दो हिस्सों में खुल गया और उसके अंदर से निकली पिशाचनी। पहले की तरह ही वो बूढ़ी पिशाचनी काले लिबास में थी और उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन वृंदा को देखते ही उसने अपना नकाब हटा दिया और मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, क्या कहा तूने? मेरे देवराज को कुछ नहीं होना चाहिए? अरे पागल लड़के, क्या देवराज को खबर भी है कि वो तेरा देवराज है? खबर नहीं है तो बहुत जल्द खबर हो जाएगी, और तू ज्यादा बातें ना बना। ये बता, क्या विक्रम को मार दिया तूने? वृंदा के सवाल पर पिशाचिनी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। पिशाचिनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वृंदा को एकदम से गुस्सा आ गया। वो अपनी जगह से उठी और पिशाचिनी के पास आकर बोली, मुस्कुरा क्या रही है? विक्रम को मारा या नहीं? उसका कटा हुआ सर देखना है मुझे, और फिर देखनी है उस गीतांजलि की सूरत। अपने छोटे भाई का कटा हुआ सर देखकर वो पागल ही हो जाएगी। तभी होगा मेरा मकसद पूरा। उस गीतांजलि ने मुझसे देवराज को छीना था। वो नहीं होती तो आज मैं होती देवराज की पत्नी और इस हवेली की रानी। लेकिन मैं वो सब वापस ले लूंगी जो मेरा है। तू बस देखती जा माँ, मैं उस गीतांजलि से सब कुछ वापस ले लूंगी। ऐसा ही होगा मेरी बच्ची, ऐसा ही होगा। मैं हूं ना तेरे साथ। अरे तू अभी अपनी इस बूढ़ी माँ की शक्तियों को जानती नहीं है। तुझे देवराज चाहिए ना, तुझे देवराज ही मिलेगा। मेरी शक्तियां समय की सीमाओं के भी पार है वृंदा। गीतांजलि तो क्या, देवराज को तेरा होने से ये समय भी नहीं रोक पाएगा। उस पिशाचिनी ने वृंदा को गले से लगाते हुए कहा। वो बूढ़ी पिशाचिनी जिसे गीतांजलि और देवराज जंगल में ढूंढ रहे हैं, वो जंगल में आने वाले लोगों का सर काटकर उनका लहू पीती है। वो पिशाचिनी वृंदा की मां है। ये सच कोई नहीं जानता। उधर जंगल में विक्रम को ढूंढते हुए गीतांजलि और देवराज एक तालाब के पास पहुंचे। तालाब के पास आते ही गीतांजलि को अपने छोटे भाई विक्रम की आवाज सुनाई दी। दीदी बचा लो मुझे, दीदी दीदी बचाओ। विक्रम की आवाज सुनते ही गीतांजलि को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अगले ही पल उसकी नजर तालाब के दूसरी तरफ पड़ी।
तभी एक बिजली चमकी और गीतांजलि को वहां बरगद का एक पेड़ दिखा। उसी बरगद पे सबसे ऊपर लटका हुआ था विक्रम का कटा हुआ सर। अपने छोटे भाई का कटा हुआ सर देखकर गीतांजलि जोर से चीखी, नहीं! और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। लगभग 100 साल पहले जो रत्नागिरी के राजा ठाकुर देवराज सिंह थे, वही देवराज सिंह आज के वक्त में देव हैं और देवराज की पत्नी गीतांजलि ही अंजलि है। लेकिन देव को अपने अतीत का एक भी मंजर याद नहीं। रिसोर्ट ड्रीमलैंड के पार्टी हॉल में शिवम के दोस्तों के साथ काफी देर तक नाचने के बाद देव डांस स्टेज से नीचे उतर आया। इतनी देर तक नाचकर वो थक गया था। निखिल यार पानी देना। कुर्सी पर बैठे हुए देव ने थकी हुई आवाज में कहा। निखिल पानी की बोतल ले आया। बोतल लेते ही देव ने पार्टी हॉल में चारों तरफ देखा, फिर पानी पीकर बोला, अंजलि कहाँ है? पता नहीं, शायद रूम में चली गई होगी। रूम में? कुर्सी से उठते ही देव हैरानी से बोला। फिर उसने आगे कहा, लेकिन बिना डिनर किए वो रूम में क्यों चली गई? तूने देखा था उसे जाते हुए या फिर ऐसे ही कह रहा है? देखा तो नहीं था, मैं तो केक खाने में बिजी था ना। लेकिन वो अगर यहां नहीं है तो रूम में होगी, या फिर निखिल अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही देव बोल पड़ा, या फिर यहाँ के लाउड म्यूजिक से तंग होकर अंजलि गार्डन में चली गई होगी। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, निखिल बोला। चल मैं देख कर आता हूं, फिर साथ में डिनर करेंगे, देव ने कहा और हॉल से बाहर की तरफ जाने लगा। डांस स्टेज के पास खड़ी नैना देव को बाहर जाते हुए देख रही थी। वो मुस्कुराई और शिवम के कान में कुछ कहा। नैना ने कुछ ऐसा कहा कि सुनते ही शिवम के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उधर जैसे ही देव रिसोर्ट के गार्डन में पहुंचा, वहां का मंजर देखकर उसके भी होश उड़ गए। अंजलि जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। देव ने फौरन ही उसे अपने बाहों में लिया और अंजलि की सांसें चेक की। अंजलि की सांसें चल रही थी, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। अंजलि, अंजलि क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, आंखें खोलो अंजलि, अंजलि, देव ने घबराते हुए कहा। देव की आवाज का अंजलि पर कोई असर नहीं हुआ। देव के हाथ में पानी की बोतल थी। उसने अंजलि के चेहरे पर पानी छिड़का, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देव ने आसपास देखा, लेकिन गार्डन में कुछ नहीं था। तभी पीछे से एक हाथ देव के कंधे पर आया। देव जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने अंजलि खड़ी थी। वो मुस्कुराई और फिर बोली, कुछ हुआ है क्या देव? तुम काफी परेशान लग रहे हो। देव ने वापस नीचे देखा। अंजलि तो उसके बाहों में थी और बेहोश थी। अंजलि, अंजलि तो ये है। फिर तुम कौन हो? कौन हो तुम? ये असली अंजलि नहीं है देव, मैं असली अंजलि हूँ, मेरा यकीन करो। सामने खड़ी अंजलि ने कहा, लेकिन देव को उस पर जरा भी यकीन नहीं आया। मैं क्या पागल दिखता हूं तुझे? मैं अच्छे से जानता हूं कि तू कौन है, देव ने गुस्से में कहा। तभी सामने खड़ी अंजलि हंसने लगी और हंसते हुए बोली, ओह, तो तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अच्छा तो बताओ देव, कौन हूँ मैं? देव ने पूरे यकीन से कहा, वृंदा, तू वृंदा है। वृंदा, ये नाम सुनकर सामने खड़ी अंजलि ने देव की तरफ हैरानी से देखा, फिर धीरे से कहा, वृंदा, ये नाम तुम्हें कैसे पता है? नाटक मत कर, मैं जानता हूं तू वृंदा है, देव ने झल्लाते हुए कहा। तभी सामने खड़ी अंजलि ने एक ही झटके में देव की गर्दन पकड़ ली और फिर अचानक ही उसका हाथ एक लड़के के हाथ में बदल गया। ये देखकर देव को लगा कि शायद ये वृंदा नहीं कोई और ही है। अंजलि का रूप लिए हुए उस बहरूपिये ने एक लड़के की आवाज में कहा, वृंदा नहीं हूं मैं। तो फिर
तो फिर कौन हो तुम? देव ने दबी सी आवाज में पूछा। मेरा नाम शैंकी है और मैं वो हूं जो कोई भी नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुन लड़के। मालिक चाहते हैं कि तू अपनी माँ को लेके कहीं दूर चला जाए, वरना तेरा भी वही हश्र होगा जो तेरे बाप का हुआ था। इतना कहकर शैंकी ने देव की गर्दन छोड़ दी। तभी आसमान में जोरदार बिजली चमकी। बिजली की आवाज सुनते ही शैंकी घबरा गया और अगले ही पल वो गायब हो गया। शैंकी ने जो भी कहा, देव उस सब का मतलब समझता कि तभी फिर से बिजली चमकी और इस बार बिजली की आवाज सुनकर देव की बाहों में बेहोश पड़ी अंजलि को होश आ गया। होश में आते ही अंजलि फौरन ही उठकर खड़ी हो गई। वो घबराई हुई थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। देव को देखते ही अंजलि देव के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। देव कुछ कहता उससे पहले ही अंजलि रोते हुए बोली, आपने वादा किया था देव कि आप हमारे भाई को सही सलामती ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस पिशाचिनी ने मार दिया हमारे विक्रम को। क्यों देव, हमारा ही विक्रम क्यों? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा उस पिशाचिनी ने? बोलिए ना देव, बताइए ना, क्यों मारा उसने हमारे भाई को? अंजलि क्या कह रही थी देव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो ये समझ चुका था कि अंजलि को शौक लगा है। तभी अंजलि ने हाथ से इशारा किया और कहा, वो वहाँ सामने तालाब के उस पार बरगद के पेड़ पे है, उस पर लटका हुआ है विक्रम का कटा हुआ सर। खुद को संभालो अंजलि, सामने सामने कोई तालाब नहीं है, कोई बरगद का पेड़ नहीं है। अभी कुछ देर पहले तुम बेहोश हो गई थी। तुमने कोई बुरा सपना देखा है बस। और तुम्हारा भाई वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। भूल गई क्या? विकी से सुबह ही बात हुई है तुम्हारी। देव ने जो भी कहा अंजलि ने कुछ नहीं सुना। वो अभी भी सदमे में थी। उसकी आंखों के सामने अपने अतीत का वही मंजर घूम रहा था जो अंजलि ने पूरे होश में देखा था। असल में जब वृंदा की माया से बना हुआ गिफ्ट बॉक्स अंजलि ने गार्डन में देखा, जिसमें अंजलि के छोटे भाई विकी का कटा हुआ सर था, अंजलि पार्टी हॉल की तरफ नहीं भागी थी, वो यहीं गार्डन में थी। अंजलि के साथ जो भी हुआ वो सब वृंदा का माया जाल था, लेकिन अंजलि ने माया जाल को तोड़ दिया और वो अपने गुजरे हुए कल में चली आई। उसे वो एक मंजर याद आ गया था जो 100 साल पहले तब घटा था जब वो अंजलि नहीं गीतांजलि थी। अपनी याद में विक्रम का कटा हुआ सर देखकर ही अंजलि बेहोश हुई थी, लेकिन अब होश में आने के बाद भी अंजलि को यही लग रहा था कि वो वहीं उस तालाब के पास खड़ी है और सामने वही बरगद का पेड़ है। सामने की तरफ देखते हुए अंजलि गुस्से में बोली, हमें आपके सर की सौगंध है विक्रम। उस पिशाचिनी का सर अपने हाथों से काटेंगे और इसी बरगद के पेड़ पर लटकाएंगे। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अंजलि के लाख मना करने पर भी देव अंजलि को उसके रूम में ले गया। वो नहीं चाहता था कि पार्टी हॉल से निकलकर कोई गार्डन में आ जाए और अंजलि को इस हाल में देखे। अंजलि पूरी तरह से अभी भी अपने प्रेजेंट में नहीं लौटी थी। उसके दिमाग का एक हिस्सा अतीत में ही अटका हुआ था। उसे लग रहा था वो अभी भी उसी तालाब के किनारे पर है जहां पिशाचिनी ने उसके भाई विक्रम की जान ली थी। हमें आपके सर की सौगंध है विक्रम। उस पिशाचिनी का सर अपने हाथों से काटेंगे और इसी बरगद के पेड़ पर लटकाएंगे। कुछ देर पहले जब अंजलि ने गुस्से में ये कसम ली थी, तब नैना गार्डन में ही छुपी हुई थी। उसने ये सब सुन लिया था। अंजलि के कहे शब्द सुनते ही नैना के शरीर में मौजूद वृंदा घबराते हुए बोली, इसने ये कैसे किया? ये मेरे माया जाल से निकलकर अपने अतीत में कैसे चली गई? इसे वो मंजर कैसे याद आ गया?
कि तभी नैना बोली, अगर अंजलि को अपने अतीत का कोई मंजर याद आ भी गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है नैना। हमें अंजलि को पागल करना है, उस देव से अलग करना है। लेकिन उसकी वजह से अगर देव को भी याद आ गया कि वो कभी देवराज था और अंजलि उसकी पत्नी गीतांजलि थी, तो देव कभी उससे अलग नहीं होगा। ये सुनकर नैना मुस्कुराई और धीरे से बोली, बस इतनी सी बात। अरे तुम बेवजह परेशान हो रही हो, फिक्र मत करो वृंदा, अंजलि को देव से अलग तो होना ही है, क्योंकि देव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। नैना ने जैसे ये कहा कि देव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, तो वृंदा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया क्योंकि अभी उसे नैना की जरूरत है। वृंदा अपने गुस्से को चुपचाप पी गई। तभी नैना ने आगे कहा, और वैसे भी अंजलि आधी पागल तो पहले ही हो चुकी है, बाकी का आधा काम भी जल्द पूरा ही हो जाएगा। नैना की बात खत्म होते ही वृंदा बोली, अब मेरी बात ध्यान से सुन। हमारे मकसद को पूरा करने के लिए तुझे कल शाम के वक्त सबको जंगल में ले जाना होगा। फिर जैसा मैंने तय किया था ठीक वैसा ही होना चाहिए। वैसा ही होगा, नैना ने कहा। उधर अपने रूम में अंजलि एकदम शांत बैठी हुई थी। देव ने उसे समझाते हुए कहा, वो सिर्फ एक सपना था अंजलि, तुमने जो भी देखा वो सब हुआ ही नहीं है। खुद को संभालो, तुम्हारा भाई कोई विक्रम नहीं, विकी है। ये देखो, ये विकी की तस्वीर, तुम्हारे साथ में खड़ा है विकी, देखो। इतना कहकर देव ने अपना फोन अंजलि की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अंजलि ने फोन में नहीं देखा, वो फर्श की तरफ देख रही थी। बिना पलक झपकाए वो वहीं देखती रही, फिर एकदम से बोली, वो सपना नहीं था देव, सपना नहीं था। हमें यकीन है कि वो सब हकीकत में हुआ है, और जानते हैं हमें इतना यकीन क्यों है? ये कहते हुए अंजलि रुक गई। उसने देव की तरफ देखा और आगे कहा, क्योंकि आप भी वहां थे, आप हमारे साथ उसी जंगल में थे देव। हम साथ मिलकर विक्रम को ढूंढ रहे थे। आपने हमसे वादा किया था कि आप विक्रम को सही सलामत ले आएंगे, लेकिन वो पिशाचनी, वो हमसे पहले विक्रम तक पहुंच गई। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी देव, उस पिशाचनी को अपने हाथों से मारूंगी मैं। अंजलि की आंखों में आंसू उतर आए। देव ने उसे सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद देव ने फिर से अंजलि को विकी की तस्वीर दिखाई। इस बार उसने तस्वीर देख ली और विकी की तस्वीर देखते ही अंजलि को झटका सा लगा। उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। उसे लगा जैसे वो एक गहरे समुद्र में डूब चुकी थी और अचानक से किसी ने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर निकाल लिया। अंजलि को एकदम से वो गिफ्ट बॉक्स याद आया जो उसे गार्डन में मिला था, और ये भी कि उसमें विकी का कटा हुआ सर था। नहीं, ये नहीं हो सकता। विकी का सर उस बॉक्स में। अंजलि ने हड़बड़ाते हुए कहा, अंजलि कुछ नहीं हुआ है विकी को, वो बिल्कुल ठीक है। देव ने कहा और विकी को फोन लगा दिया। विकी, मैं बोल रही हूँ, तू ठीक है ना? हाँ, मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन आप कुछ परेशान लग रही हो। वहाँ मनाली में सब चिल है ना दीदी? फोन की दूसरी तरफ से विकी बोला। विकी की आवाज सुनते ही अंजलि नॉर्मल हो गई। हाँ, यहाँ सब ठीक है। शायद कोई बुरा सपना देख लिया था मैंने, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, मैं रखती हूँ, और तू घर पे ही है रहना। हाँ, ज्यादा मस्ती नहीं करना दोस्तों के साथ। क्या दीदी, बच्चा नहीं हूँ मैं, इसी साल ग्रेजुएट हो जाऊंगा। अब तो थोड़ा सख्ती कम करो मेरे ऊपर, आप भी हमेशा माँ की तरह ही। कहते हुए विकी एकदम से रुक गया, फिर झिझकते हुए आगे बोला, सॉरी दीदी, वो मैं। हाँ, कोई नहीं, चल तू ध्यान रख अपना, जल्दी आ जाऊंगी मैं। बाय दीदी, टेक केयर। फोन की दूसरी तरफ से विकी ने धीरे से कहा। फोन कॉल कट होते ही देव बोला, देखा विकी बिल्कुल ठीक है। तभी अंजलि ने देव से एक और सवाल किया, जब मैं होश में आई तब गार्डन में कोई गिफ्ट बॉक्स नहीं था ना? नहीं अंजलि, वहां कोई गिफ्ट बॉक्स नहीं था।
अंजलि ने एक पल के लिए कुछ सोचा और देव से बोली, तुम सही थे देव। वो सब जो भी मैंने देखा वो सब शायद एक बुरा सपना ही था। ये सुनकर देव मुस्कुरा दिया और अंजलि का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, और वो बुरा सपना अब खत्म हो चुका है, अब सब ठीक है। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं हम दोनों का डिनर यहीं लेके आता हूं, ठीक है? अंजलि ने हाँ में सर हिला दिया। डिनर के बाद अंजलि सो गई। देव भी उसी कमरे में ही रुक गया। वो इस वक्त अंजलि को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। कुछ देर बाद देव की भी आंख लग गई थी, लेकिन रात के करीब 3 बजे अचानक ही देव की नींद खुल गई। देव ने फौरन ही साथ में सो रही अंजलि को देखा। वो आराम से सो रही थी। देव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी देव को एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी है। दक्षिण दिशा में खुलने वाली खिड़की के पास देव को एक साया दिखा। उस साये की सुर्ख लाल आंखें देव को ही घूर रही थी। कौन है वहां? कौन है वहां? देव ने घबराते हुए कहा कि तभी वो साया 2 कदम आगे आया और देव को घूरते हुए बोला, तू मुझे इतने जल्दी भूल गया? देव के सामने खून में सना हुआ एक आदमी खड़ा था। उसका सर आधा फटा हुआ था। उस आदमी का चेहरा देखते ही देव के पसीने छूट गए। उसकी हार्ट बीट बढ़ गई। देव के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो घबराते हुए बड़ी मुश्किल से बोला, सुदीप, तू तो मर चुका है। तू और अब तू भी मरेगा।